चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। ठीक है। और जैसा कि बच्चे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक शुरू किया था और फंडामेंटल राइट्स में मैंने कुछ की पॉइंट्स बता दिए थे शुरू में आपको बच्चे, और फिर मैंने आपको आर्टिकल 12 करा दिया था, यानी राज्य की परिभाषा क्या होती थी मैंने बता दिया था। राज्य की परिभाषा में सारे के सारे प्राधिकरण मैंने बताए थे बच्चे, जैसे गेल, ONGC, भेल हो गया, NTPC हो गया, और कुछ ऐसे निजी संस्थान बेटा जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेट करती है, सपोर्ट करती है, उन संस्थानों को हम प्राधिकार में काउंट करते हैं। मैंने ये बता दिया था कि बच्चे न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है और ENO को भी शामिल नहीं किया गया। मैंने बच्चे आर्टिकल 13 भी शुरू कर दिया था और आर्टिकल 13 के फर्स्ट क्लॉज में मैंने जो सब क्लॉज फर्स्ट था बेटा, उसमें मैंने 3 बच्चे सिद्धांत भी बता दिए थे, अतित्याग बता दिया था, पृथक्करणीय बता दिया था और आच्छादन बता दिया था। पृथक्करणीय मैंने बताया था बच्चे, क्या बताया था, और आच्छादन में ये बता दिया था कि कोई अगर ला है और वो एक्टिव है बेटा, तो उसे हम क्या कर सकते, इनएक्टिव कर सकते हैं, और इनएक्टिव करने के बाद उसे आने वाले कल में बच्चे या फ्यूचर में भी क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। मैंने बताया था बच्चे, एंग्लो इंडियन का एग्जाम्पल दे दिया था। अधित्याग बताया था कि भारत देश में आप चाहो तो मौलिक अधिकार को छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन अमेरिका में चाहो तो मौलिक अधिकार को छोड़ा जा सकता है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मूल और मौलिक में एक फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। बच्चे मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, क्लियर हो जाए, ये हमें जन्मजात और स्वतः प्राप्त होता है। तो बच्चे मूल का मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे बच्चे संविधान का हिस्सा था, इसलिए इसे कभी कभी मूल संविधान या बेसिक बच्चे फंडामेंटल राइट्स बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे याद रखिएगा कि हमने आर्टिकल 13 का सब क्लास फर्स्ट पढ़ लिया था। ठीक है। और उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको सिद्धांत के बारे में बता दिया था बच्चे, और ये भी बता दिया था कि बच्चे कोई ऐसी धाराएं जो अगर फंडामेंटल राइट्स को क्या करती हैं, सीमित करती हैं, तो वो स्वतः ही क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी बच्चे, क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे जो आर्टिकल 13 का सेकंड सब क्लॉज सेकंड है, उसमें बच्चे संविधान की जो उसमें देखो पूर्व लगा हुआ था और इसमें पश्चात बच्चे जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए वो सब क्लॉज सेकंड में बात किया गया। यानी आर्टिकल 13 का सब क्लॉज सेकंड ये कहता है कि संविधान पश्चात की क्या विधियां बनाई गई बच्चे, क्लियर। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमें आर्टिकल के सब क्लास थर्ड को पढ़ लेना है बच्चे, सब क्लास थर्ड को पढ़ लेना है बच्चे। कुछ बच्चे हैं दीपक कुमार हैं, ठीक है, अवनीश हैं, देश दीपक हैं बच्चे, शैलेंद्र देश दीपक हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं, आकांक्षा सिंह है, आकांक्षा तिवारी है, रेणु चौरसिया है, रानी आनंद है, शीला मौर्य हैं, ठीक है, अंजलि मौर्य हैं बच्चे, ठीक है, प्रज्ञा सिंह है, आकृति सिंह है, ये सारे बच्चे हैं, महेश कुमार हैं, मुकेश कुमार हैं, राज कई हैं, तो सारे राज समझ लेना, अमित भी कई बच्चे हैं, तो सब लोग जान लो, एक साथ ही ले लिया। ठीक है, अनामिका सिंह है, अनामिका तिवारी है, ये सारे लोग हैं बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमें आर्टिकल के सब क्लॉज थर्ड की बात करना है बच्चे। ठीक है, आर्टिकल 13 के सब क्लॉज थर्ड की बात करना है बच्चे। ये कहता है विधि की परिभाषा, ये कहता है बच्चे विधि की परिभाषा। क्या कहता है बेटा, विधि की परिभाषा कहता है, विधि की परिभाषा कहता है बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ऐसा कहा था बच्चे कि अगर कोई भी, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 13 के सब क्लॉज फर्स्ट में मैंने कहा था पृथक्करणीय, मैंने कहा था अगर कोई भी ऐसा कानून जो बनाया जाए बच्चे और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, कोई एक ऐसा कानून बनाया जाए बच्चे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है बच्चे, सीमित करता है, तो ऐसे कानून ऑटोमेटिक बच्चे क्या हो जाएंगे, नल एंड वाइड हो जाएंगे, यानी कि समाप्त हो जाएंगे, यानी कि शून्य हो जाएंगे। ऐसा मैंने बच्चे पृथक्करणीय सिद्धांत में आपको बताया था, क्लियर हो जाएगा। और वो बताया था आर्टिकल 13 के सब क्लॉज फर्स्ट में। सेकंड में मैंने कहा था कि संविधान के पश्चात की विधियां बच्चे, यानी कि वो बच्चे आपको मैंने आच्छादन वाले में बताया था कि कोई एक ऐसा कानून है बेटा जो आज काम कर रहा है और कल मैंने उसे बच्चे इनएक्टिव कर दिया और परसों फिर मैं उसे एक्टिव कर सकता हूं, ऐसा मैंने बता दिया। तो यहां पर बच्चे क्या होता है, विधि की परिभाषा बताती है बच्चे आर्टिकल, और यही इंपॉर्टेंट भी है यहां पर। अब विधि की परिभाषा में जो पहला शब्द आएगा सर वो होगा ऑर्डिनेंस, अध्यादेश,
ऑर्डिनेंस बच्चे, अध्यादेश। अब जो ये अध्यादेश होता है एक प्रकार का कानून होता है। क्या होता है बच्चे? कानून। और मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा कानून बच्चे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने का प्रयास करेगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर देखो बच्चे, एक ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस दो ही लोग जारी करते हैं बच्चे, या तो राष्ट्रपति जारी करेगा या तो राज्यपाल जारी करेगा। यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार किसको प्राप्त है? या तो राष्ट्रपति को प्राप्त है या तो बेटा किसको? राज्यपाल को। तो यहां पर बच्चे विधि की परिभाषा में जो अध्यादेश होगा, मान लो राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया कि मैं इस आदमी का फंडामेंटल राइट समाप्त कर दे रहा हूं, क्या पॉसिबल है? नहीं है बच्चे। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन अगर यही अध्यादेश बच्चे जब हमारे देश में कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे या कोई बाहरी देश से हमारा युद्ध हो जाए, तब जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किसके लिए? नेशनल इमरजेंसी के लिए, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जब इस ऑर्डिनेंस को जारी करेगा, तब बच्चे वहां पर प्रावधान है कि अगर नेशनल इमरजेंसी होता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर समस्त फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तब तक समाप्त रहेंगे बेटा जब तक नेशनल इमरजेंसी समाप्त नहीं हो जाएगी। तो वो बच्चे एक देखिए एक अलग मैटर हो गया। लेकिन यहां स्पेशली किसी की बात करेंगे तो ऐसे ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिक जो राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए हैं बच्चे, ये ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे बच्चे। क्लियर हो जाएगा। फिर एक होता है बच्चे उपविधि। उपविधि बना दी जाए बच्चे, वाइला। ठीक है, उपविधि हो गई बच्चे, क्लियर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। रूल रेगुलेशन, रूल बना दिया जाए कोई, तब भी ये बच्चे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। नियम, अधिनियम, अधिसूचना, जल्दी उतार लीजिएगा। अध्यादेश, उपविधि हो गई, नियम हो गई, अधिनियम हो गया बच्चे, अधिसूचना हो गया। इसको बी नियम कर लो। अधिसूचना हो गया। परंपरा हो गई, प्रथाएं। अगर ये सारी चीजें बच्चे हमारे फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने के लिए जारी की जाएंगी या करेगा बच्चे, तो ऑटोमेटिक नल एंड वाइड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा बेटा। जल्दी से नोट कर लो। यूजेस होता है, नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन होता है बच्चे, रेगुलेशन होता है, कस्टम्स, ये बच्चे डेफिनेशन बताता है लॉ की। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि ये भी चीज़ें बच्चे अगर जारी की जा रही हैं और इससे अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहा है? सीमित हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी बच्चे, फंडामेंटल राइट्स पर वर्क नहीं करेंगी, फंडामेंटल राइट्स पर वर्क नहीं करेंगी। यानी कि सीधा सा कह सकते हो, अगर ये रिटें जारी की जा रही या चीज़ें हो रही है तो मौलिक अधिकार को अगर ये समाप्त करने के लिए हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी बच्चे, फंडामेंटल राइट्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने राज्य की परिभाषा में कहा था, क्या राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका को शामिल किया गया है? तो एक बच्चे में एक्स्ट्रा पॉइंट आज बता देता हूं, ध्यान से सुनना।
अभी आर्टिकल 13 जो है बच्चे, इस पर हम सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट बच्चे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 13 और एक आपने नाम सुना होगा संविधान संशोधन बेटा। तो आर्टिकल बच्चे 13 है जो सीमित असीमित की बात करता है, और आर्टिकल 368 कहता है संविधान में संशोधन। क्या बच्चे इनमें हमने संविधान संशोधन को काउंट किया है, शामिल किया है? तो आपका रिजल्ट होगा नहीं। क्या मैंने राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका को शामिल किया था? तो आपका रिजल्ट होगा नहीं बच्चे। तो बच्चे एक लास्ट में जब फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक बच्चे लेक्चर लगेगा, और जितने भी केस आए हैं, वाद विवाद हुए थे, और वाद विवाद के बाद बच्चे नियमों को चेंज कराने के लिए जो केस आए सुप्रीम कोर्ट में गए, तो मैं बच्चे डिफरेंस बता दूंगा आर्टिकल 13 और बच्चे 368 में क्या रिलेशंस होते हैं और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो इसके लिए करीब बच्चे 7-8 वाद की बात करेंगे, जैसे केशवानंद केरल राज्य है ना बच्चे, मिनर्वा मिल्स है, बहुत सारे बच्चे गोकुलनाथ हैं, इन सब केसों को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे बच्चे। तो वहां पर डिफरेंस बता देंगे या संबंध बता देंगे, रिलेशन बता देंगे आर्टिकल 13 का और आर्टिकल 368 का। लेकिन अभी यहां पर इतना ही जानिए। तो यहां पर मैंने इन चीजों को जब लिखा तो यही बगल में लिख दो बच्चे, संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया गया। संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया गया है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। कोई मिस्टर पंकज यादव सर थे, कल कह रहे थे बेटा चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये है क्या। तो जब वीडियो शुरू से देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। मैंने शुरू में ही बता दिया था, मौलिक अधिकार चैप्टर है, बीच में मैसेज करते हैं सर कि ये है क्या, जैसे लग रहा है बेटा कि आप लोग कभी पढ़े ही नहीं हो, है ना। तो ये चीजें नहीं है, शुरू से देखने का प्रयास करिए। और मैंने कहा था मैं बीच बीच में छोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूं, सीरीज पढ़ा रहा हूं, जब तक सीरीज नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, ये बात याद रखो। तो यहां पर जल्दी से लिखो बच्चे, आर्टिकल 13 बच्चे का थर्ड जो सब क्लॉज थर्ड है वो बताता है विधि की परिभाषा। इनमें से कोई भी चीज अगर हमारे राइट्स को समाप्त करने के लिए जारी किया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। अगर अध्यादेश है, कानून है एक प्रकार का, राष्ट्रपति राज्यपाल ही जारी कर सकता है बच्चे। और याद होगा प्रीवियस वीडियो में 1861 बच्चे इंडियन काउंसिल एक्ट में मैंने ये कहा था कि बच्चे वायसराय को भारत देश में ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो फर्स्ट टाइम ऑर्डिनेंस की अगर बात की गई भारत देश में तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में बात की गई, ये भी बात याद रखिएगा, नोट करो जल्दी। और इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई अध्यादेश जारी करता है जो 2 लोग जारी करते हैं तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। कोई बालाई या उपविधि है तो भी, नियम है तो भी, रेगुलेशन है तो भी, नोटिफिकेशन है तो भी, कस्टम्स हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं बच्चे, इन सभी के द्वारा अगर समाप्त किया जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे बच्चे। क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और इसमें एक बच्चे हो आर्टिकल 13 का सब क्लास 4 है, तो आर्टिकल 13 का बच्चे सब क्लास 4 है वो 1971 में आया, और लिखा गया कि आर्टिकल 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होगी। तो मैं लिख देता हूं बच्चे यहां पर, और थोड़ी ये सीरियस क्लास होगी बच्चे, फंडामेंटल राइट्स समझने वाली चीजें होंगी, समझने वाली चीजें यहां पर होंगी बच्चे। लिख दीजिएगा आर्टिकल 13, ये कब आया? 21वां संविधान संशोधन 1971 में आया, और इसमें कहा गया अनुच्छेद 13, लिखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा था इन दोनों के बीच का रिलेशन मैं आपको लास्ट टॉपिक पर पढ़ाऊंगा बच्चे, ठीक है। कोई बात लागू नहीं होगी, इसीलिए विधि की परिभाषा में बेटा हमने संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया। क्लियर?
आर्टिकल 13 हो गया। आर्टिकल 12 क्या कहता है सर? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 क्या कहता है सर? सीमित किया नहीं जा सकता बच्चे, और उसके लिए सारे प्रोविजन मैंने आपको बता दिए, और इसको ईमानदारी से पढ़िएगा बच्चे, बिना पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे क्षमता का अधिकार। और आपको पता है समता का अधिकार 14 से कहां तक है? सारे बच्चों को पता है। आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक है? 18 तक है। आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक है? 18 तक। रिवीजन करते हैं 2 मिनट के लिए। क्या भारतीय मौलिक अधिकार बच्चे न्याय योग्य है? यस। क्या परिवर्तनीय है? यस। क्या ये बच्चे एब्सोल्यूट है? तो आपका होगा नहीं है सर। क्या ये बच्चे बाउंडेड है, बाध्यकारी है? यस बच्चे। क्या ये परिवर्तनीय है? यस बच्चे। क्या ये इन्फोर्सेबल है? यस बच्चे। क्लियर हो जाएगा, पक्का है। सोर्स कहाँ से है? तो आपका रिजल्ट होगा अमेरिका से है। कौन से पार्ट में है? 3 में है। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। अपने अधिकारों का हम मैग्ना कार्टा कौन से पार्ट को कह सकते हैं? तो आपका रिजल्ट होगा पार्ट 3 को कह सकते हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने आर्टिकल 12 बता दिया और आर्टिकल 13, और अब हम लोग शुरू करेंगे बच्चे समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर बच्चे कहां तक? 18 तक बच्चे। 14 से लेकर कहां तक? 18 तक। अब आपको पता है सर कि अनुच्छेद 14, आपको पता है सर कि जो अनुच्छेद 14 है ये बच्चे विधि की या विधि के समक्ष क्षमता की बात करता है। क्षमता का मतलब समानता होता है। अच्छा बच्चे, जब मैंने आपको CAA वाला जो वीडियो दिया था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला बात किया था, और बच्चे NRC की बात की थी, तो वहां पर आपको मैंने एक पॉइंट लगाया था बच्चे, बताया था कि जो विपक्ष है, विपक्ष ने तर्क दिया था कि सर ये जो CAA है और NRC जैसी चीजें आ रही हैं भारत देश में, इसमें बच्चे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक तर्क दिया है कि आर्टिकल 14 का, इसी आर्टिकल का बच्चे आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है बच्चे विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष क्या कहता है बच्चे? क्षमता कहता है, यानी कि इक्वलिटी की बात करता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब ये जो विधि के समक्ष समता है, पहले ध्यान से देखिएगा, ये आधा है, इसी में कामा लगाकर और लिखा जाएगा विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। तो आर्टिकल 14 जो है बच्चे वो 2 देशों से लिया गया है। विधि के समक्ष समता कहीं और से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण कहीं और से लिया गया है। तो यहां पर देखो बच्चे, ये जो सोर्स है, स्रोत है, कहां से लिया गया इसे? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर ब्रिटेन से लिया गया है, यानी यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। अब दूसरा बच्चे इसका व्यू क्या है? व्यू क्या है? नकारात्मक है, यानी नेगेटिव व्यू है कि सकारात्मक है? तो बच्चे आपको पता है, आज बच्चे मैं जो हूं, आज मैं जो हूं यही बना रहूं, आज मैं जो हूं यही बना रहूं, कोई परिवर्तन ना करूं बच्चे, और धीरे धीरे जो हूं भैया इससे कम ही हो जाऊंगा, आगे तो बढ़ने की सोच आ नहीं रही है। तो ये जो मैं हूं यही बना रहूं बच्चे, या इससे गिर जाऊं, तो यहां पर पॉजिटिव सोच आ रही है। पॉजिटिव भी होगा कि निगेटिव भी होगा? तो आप रिजल्ट लगा दोगे सर निगेटिव होगा। और अगर आज मैं जो हूं और बच्चे लगातार प्रयास कर रहा हूं कि मैं बढ़ूं, तो जब बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं यार, तो बताओ जो कमियां हैं उसमें मैं बताओ सुधार ला रहा हूं कि नहीं ला रहा हूं? डेफिनेटली ला रहा हूं बच्चे। तो जब मैं सुधार ला रहा हूं तो हमारी सोच कैसी होगी? सकारात्मक होगी। आपकी भी सोच सकारात्मक होनी चाहिए बच्चे। निगेटिव व्यू तो कभी जीवन में रखना भी मत। जो भी मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। अगर नमक रोटी मिल रही है एक्सेप्ट करो, और अगर पनीर की सब्जी मिल रही है तो भी एक्सेप्ट कर लो यार। ये आप याद रखो, सोच हरदम पॉजिटिव होनी चाहिए बच्चे, और हरदम बढ़ने का। देखो बेटा, कल क्या हुआ हमें नहीं पता, जो हो गया सर हो गया। जो मैंने सीखा अब आज उसमें फिर कुछ नया जोड़ो, ताकि बच्चे हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। ऐसे नहीं बच्चे जीरो से लोग हीरो बनते हैं, आसान काम नहीं होता है सर। बच्चे गिनतियां तो सीधी सब जानते हैं,
उल्टी गिनती बच्चे जो गिनने की क्षमता रखते हैं वही सबसे सफल व्यक्ति होते हैं। 1 2 3 4 बहुत तेज आता है, लेकिन बच्चे 100 99 98 बहुत कम लोगों को आता है। तो उस कम में होता है बच्चे, देखिए भीड़ बहुत बड़ी है, भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ में कुछ लिमिटेड लोग ही सफल हो पाते हैं बच्चे। लेकिन कम से कम सोच तो रखो पॉजिटिवनेस बेटा, हमारी सोच हमारी थिंक हरदम क्या होते चाहिए बच्चे, बड़ा ही होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर भी कुछ ऐसा है, सोच है, तो यहां पर बच्चे सब कुछ वही है। तो यहां पर जो सोच है वो नकारात्मक है बच्चे, निगेटिव व्यू है। अभी मैं बताऊंगा निगेटिव व्यू क्यों है, क्लियर हो जाएगा। तो इसे उतारो, विधि के समक्ष समता, स्रोत कहां से लिया गया, तो आपका रिजल्ट होगा सर ब्रिटेन, और नकारात्मक सोच है बच्चे, ठीक है। और यहां पर बच्चे विधि के शासन का प्रावधान है, किसके शासन का प्रावधान है, और ये जो विधि का शासन वाला प्रावधान है ये डाइशी ने दिया था बच्चे, डाइशी ने दिया था। किसने दिया था? डाइशी ने दिया था। रूल बताया था विधि का बच्चे, विधि का शासन, विधि का शासन बताता है किसने दिया था? डाइशी साहब ने दिया था बच्चे, डाइशी साहब ने। और इसमें बताया था विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता, क्या बताया था बच्चे इन्होंने? विधि की सर्वोच्चता बताया था, इसे नोट कर लो बेटा, विधि की सर्वोच्चता बताया था, इसे नोट कर लो, सर्वोच्चता बताया था, इसे नोट कर लो। और विधि के समक्ष समता की बात की थी, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष क्षमता की बात की गई थी बच्चे। ये 2 पॉइंट्स यहां से आए, यानी किसका शासन? विधि का शासन। विधि का शासन किसने दिया? डाइसी ने दिया था। और आर्टिकल 14 का जो बच्चे कहते आधा पॉइंट से विधि के समक्ष समता की बात करता है, नकारात्मक सोच होती है। मैं बताता हूं क्यों सोच होती है। और सोर्स कहां का है, तो रिजल्ट होगा सर ब्रिटेन का है। सोर्स कहां का है, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर ब्रिटेन का है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए सर ये नेगेटिव व्यू क्यों रखता है, ये हमें जानना है बच्चे। आपने ना थोड़ी देर के लिए सुनना, फिर मैं लिख दूंगा। बच्चे हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग इस आर्टिकल के अपवाद हैं, एक्सेप्शन है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अपवाद में पहला नाम सुनना बेटा, हमारा राज्यपाल और हमारा राष्ट्रपति। आर्टिकल 361 अभी मैं लिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा। अनुच्छेद 361 ये कहता है कि बच्चे विधि के समक्ष समता में हमने कुछ लोगों को बच्चे विशेषाधिकार दिया है, स्पेशल बच्चे पावर राइट्स का प्रावधान किया गया है। उसमें हमारा शामिल होता है राष्ट्रपति कामा राज्यपाल, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट 361 का सब क्लॉज फर्स्ट ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल पद के दौरान कोई भी कार्य करते हैं तो वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। दूसरा बच्चे पॉइंट कहेगा कि सर उन पर आपराधिक केस भी चलाया नहीं जाएगा, उन पर आपराधिक केस चलाया नहीं जाएगा। अब ध्यान से सुनना, नकारात्मक क्यों है भाई? मैंने कोई गलत काम किया, पुलिस उठा ले जाएगी। राष्ट्रपति से पद के दौरान कोई गलत कार्य हो जाए तो पुलिस उनको कुछ नहीं करेगी। आपको तो समझ में आ गया होगा। बल्कि ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग एक समान है, लेकिन अपवाद आ गया। तो ये सोच जो थी बच्चे क्या हो गई? नकारात्मक हो गई कि कुछ स्पेशल प्रोविजन कुछ लोगों को मिला हुआ है यार, जिन पर सीधा सा ला लागू नहीं होता है, क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे एक पॉइंट में लिखाऊंगा, अगर कोई सिविल मैटर है, कोई सिविल मैटर है, आपराधिक मैटर नहीं है, तो बच्चे 2 महीने पहले राज्यपाल को राष्ट्रपति को नोटिस जारी करके, यानी उनको बताकर सिविल बच्चे मैटर उन पर चलाया जा सकता है। जैसे कोई तलाक संबंधी प्रावधान हो, जैसे कोई विवाह संबंधी प्रावधान हो। तो यहां पर थोड़ा सा अलग है सर। तो बच्चे विशेषाधिकार में अपवाद में मैंने कहा 361 ये कहता है कि बच्चे
मैं राज्यपाल और राष्ट्रपति को इस आर्टिकल से थोड़ा सा अलग रखता हूं। क्लियर हो गया। फिर मैंने दूसरा पॉइंट बताना बेटा, संसदीय विशेषाधिकार। आर्टिकल 105 ने यह कहा है कि संसद का कोई भी सदस्य हो, संसद का कोई भी सदस्य हो तो आपराधिक मैटर को छोड़कर, यानी आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य किसी भी मामले पर उसे 40 दिन पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसे 40 दिन पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 105 तो संसदीय सदस्य के लिए हो गया। तो हमारे राज्य में विधायक जी लोग भी भैया तो रहते हैं, तो इन पर भी सेम रूल रेगुलेशन है। आर्टिकल चेंज हो जाएगा, आर्टिकल 194 हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 194। तीसरा अपवाद सुनना बेटा, आपने उच्च आयुक्त का नाम सुना होगा, यानी कि बच्चे राजदूत का नाम सुना होगा। तो राजदूत आपको पता है एम्बेसडर्स कहलाते हैं। इन पर अगर कोई सिविल केस हो जाए और अगर कोई आपराधिक मैटर हो जाए तो दोनों मैटर में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बट राष्ट्रपति को बच्चे 2 महीने पहले पूर्व सूचना देकर सिविल मामलों पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उच्च आयुक्त पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो हमने 3 अपवाद बता दिए, एक राष्ट्रपति राज्यपाल बता दिया, एक संसदीय विशेषाधिकार, और ठीक बच्चे राज्य विधानमंडल में भी बच्चे विशेषाधिकार है, और चौथा मैंने बच्चे क्या बता दिया? राजदूत बता दिया, उच्च आयुक्त बता दिया। क्लियर? तो इसको बच्चे हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, और जब लिख लेंगे बच्चे तो फिर ये चीजें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगे। इसको इसीलिए बच्चे मैंने कहा ना, ये निगेटिव व्यू देता है। अब यहां पर एक्सेप्शन लिखेंगे, अपवाद, एक्सेप्शन पढ़ेंगे और अपवाद पढ़ेंगे। यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका बच्चे, और लेवल का बनता है, ये आपको पता है। हेडिंग डालेंगे अपवाद। एक्सेप्शन क्या क्या है तो आपको पता है। एक्सेप्शन में लिखेंगे राष्ट्रपति एंड राज्यपाल। अब इनको जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, विशेषाधिकार जो मिला हुआ है इन दोनों को, तो अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को बच्चे क्या है? विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 361 का सब क्लॉज फर्स्ट ये कहता है कि प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, मैंने इंग्लिश में लिख दिया P+G, प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, पद के दौरान किए गए कार्य के लिए, किए गए कार्य के लिए, आप लोग लिखते रहिएगा, प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर पद के दौरान किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी, किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बच्चे क्लियर हो जाएगा। सब क्लॉज सेकंड कहता है कि बच्चे प्रेसिडेंट और गवर्नर पर कोई भी आपराधिक लिखते रहिएगा आप लोग। आर्टिकल 361 के सब क्लॉज सेकंड में राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल यानी गवर्नर का होता है बेटा, सबको पता होगा। आपराधिक केस नहीं चलाया जाएगा, आपराधिक केस नहीं चलाया जाएगा, आपराधिक केस नहीं चलाया जाएगा। क्लियर हो जाएगा बच्चे। इसी में सब क्लॉज थर्ड कहता है अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया जाएगा, अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया जाएगा, अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया जाएगा। बच्चे सब क्लास चौथा कहता है, थर्ड कहता है, और लास्ट है बच्चे सब क्लास 4 ये कहता है कि सिविल आर्टिकल 4 ये कहता है बच्चे सिविल मैटर पर, सिविल प्रक्रिया या सिविल मैटर पर कार्रवाई, या ऐसे सीधा लिख दो बच्चे, सिविल प्रक्रिया चलाई जा सकती है। यही थोड़ा सा अलग है इसमें, चलाई जा सकती है
अगर वो केस विवाह से संबंधित हो और अगर वो केस बच्चे किससे संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, तो सिविल कार्रवाई की जा सकती है बच्चे प्रेसिडेंट पर भी और गवर्नर साहब पर भी। ये सारे के सारे आर्टिकल 361 ही हैं, सब क्लॉज फर्स्ट, सब क्लॉज सेकंड, सब क्लॉज थर्ड और सब क्लॉज फोर्थ। बेटा क्लियर हो जाएगा। अब आपका आर्टिकल 361 भी तैयार हो गया। बच्चे 361 क्या कहता है? ये कहता है सर एक विशेषा, या कह सकते हो ये बात करता है विशेषाधिकार की। हमने कहा सर ये विशेषाधिकार कैसा है, तो आप रिजल्ट दोगे सर ये गवर्नर साहब के लिए और प्रेसिडेंट साहब के लिए तब जब आर्टिकल 14 बच्चे लागू होगा, यानी जब विधि के समक्ष समता की बात की जाएगी तो उनसे इनको सुरक्षित किया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन है, यानी अपवाद हैं। आर्टिकल सब क्लॉज बच्चे 361 का सब क्लॉज फर्स्ट कहता है पद के दौरान ये जितने भी कार्य करेंगे ये खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, यानी सुरक्षित हो गए, गलत काम भी कर दें तो सुरक्षा मिल गई इनको बेटा। फिर कहते हैं बच्चे कि अगर इन पर आपराधिक कोई केस है तो चलाया नहीं जाएगा। मैंने कहा इन पर फिर कौन सा केस चलाया जा सकता है, तो रिजल्ट होगा सर सिविल प्रक्रिया के तहत इन पर कार्रवाई की जा सकती है। यहां पर नोट पॉइंट लिखना बच्चे, यहां से संबंधित नोट पॉइंट लिख देना और लिख देना 2 महीने पहले, 2 महीने पहले बच्चे सूचना देना आवश्यक है। 2 महीने पहले सूचना देना आवश्यक है। 2 महीने पहले सूचना देना आवश्यक है। क्लियर? 2 महीने पहले सूचना देना आवश्यक है। अब बच्चे सूचना 2 प्रकार की होती है, एक रिटन और एक अनरिटन। तो यहां पर रिटन सूचना बच्चे ये याद रखिएगा। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? फिर से सुनना, हमारा आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। सोच कैसी है? नकारात्मक है। क्लियर हो जाएगा। किसने दिया विधि का शासन? तो आपका रिजल्ट होगा सर डाइसी साहब ने दिया। ठीक है। फिर बच्चे मैंने कहा एक्सेप्शन पता ही चल गया, हम भाई कुछ करेंगे तो तुरंत जाएंगे। इन लोगों को स्पेशल अथॉरिटी दी गई है बच्चे, स्पेशल प्रोविजन किया गया है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेषाधिकार की बात कहां की गई? आर्टिकल 361 में की गई। और कितने सब क्लॉज की बात कर लिया? 4 में मैंने बता दिया बच्चे। ठीक है। और सिविल कार्रवाई पर इन दोनों को कितने महीने पहले लिखित सूचना दी जाएगी? तो आप बोलोगे सर इनको दी जाएगी 2 महीने पहले। ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात हो गई। अब संसदीय विशेषाधिकार की बात कर लें। दूसरा होगा इसी में संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 किसी भी सदस्य को 40 दिन, कितने दिन पहले? 40 दिन पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बच्चे। 40 दिन पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लिख लीजिएगा आप लोग, 40 दिन पहले इनको बच्चे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बच्चे। ठीक है। ये तो संसदीय क्षेत्र की बात हो गई। अब बच्चे राज्य में भी तो होते हैं, तो अनुच्छेद यहां पर होगा 194 और इनके लिए भी कितने दिन का बच्चे प्रावधान किया गया है? 40 दिन का प्रावधान इनके लिए भी है बच्चे। 40 दिन का प्रावधान इनके लिए भी है बेटा। ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करिएगा भाई। राज्य में होते हैं विधानसभा सदस्य, विधान परिषद, और केंद्र में होते हैं लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 ये राज्य विधानमंडल की बात करता है और ये बच्चे संसद की बात करता है और उनके सदस्यों को विशेषाधिकार देता है। कितने दिन पहले? हाँ, यहां पर एक नोट पॉइंट बढ़ा लेना। आपराधिक मामलों को छोड़कर, आपराधिक मामलों को छोड़कर
आपराधिक मामलों को छोड़कर। अब ये डायरेक्ट कोई अपराध करते हैं तब तो भाई इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर आपराधिक मैटर नहीं है तब इन पर कोई कार्रवाई 40 दिन पहले नहीं की जाएगी सर, 40 दिन पहले नहीं की जाएगी। अभी और हैं 2-3 ताकि ये पूरा एकदम से समझ में आ जाए, कोई चीज छूटे ना बच्चे, है ना। अब यहीं पर तीसरी बात कर लेते हैं उच्चायुक्त की या राजदूत की। अगर इनका कोई मैटर है सिविल है और अगर कोई भी मैटर आपराधिक है तो इन दोनों में इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अगर यूएनओ की कोई संस्था है, उससे कोई संबंधित मैटर है और अगर ये मैटर सिविल का है और अगर ये मैटर आपराधिक है तो इन बच्चे चीजों में भी गिरफ्तारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये आर्टिकल 14 का बच्चे और भी आगे चीजें हैं बताएंगे, थोड़ा लंबा है ये, कहा था थोड़ा लेवल का पढ़ाएंगे राइट्स बेटा, ठीक है, ताकि कोई भी चीज ना रह जाए आपके समक्ष। ये तो हो गया विधि के समक्ष समता बेटा। अब जो इसी आर्टिकल का सेकंड पार्ट है उसे कहते हैं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। ये तो इसका आधा पार्ट हो गया बच्चे, क्योंकि आर्टिकल 14 पूरा जो है विधियों के समक्ष समता कामा विधियों का समान संरक्षण है बच्चे, है ना। अब यहां पर अगला जो इसी में होगा विधियों का समान संरक्षण बच्चे। और समान संरक्षण ये जो स्रोत लिया गया, सोर्स है बेटा, ये अमेरिका है और इसका जो व्यू है वो सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव व्यू है। क्या है? पॉजिटिव व्यू है। पॉजिटिव क्यों है ये मैं आपको बताता हूं बच्चे। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमारे देश में बच्चे सभी की सामाजिक आर्थिक स्थितियां, सभी की सामाजिक आर्थिक स्थिति कर देना, सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग है। बताते हैं बच्चे, स्थिति अलग अलग है कामा, स्थिति अलग अलग है कामा कुछ छूट देकर बराबर लाया जा सकता है, कुछ छूट देकर बराबर लाया जा सकता है, बराबर लाया जा सकता है। यही जो कुछ छूट देकर की बात की गई है बच्चे, यही कौन सी सोच पैदा करती है? सकारात्मक सोच पैदा करती है, यानी सुधार की बात की गई है बच्चे कि चलो ठीक है, इनका आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ये पिछड़े हैं तो इनको बच्चे आर्थिक आधार पर कुछ क्या दे दिया जाए, छूट दे दिया जाए बच्चे। तो ये लोग क्या करेंगे, उस छूट का लाभ लेकर जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उस डिफरेंस को ये फुलफिल कर सकेंगे बच्चे, आराम से क्या कर सकेंगे, फुलफिल कर सकेंगे, ताकि बच्चे इनमें क्या आ जाए, समानता आ जाए और इनका समान संरक्षण फिर किया जा सके बच्चे। क्लियर हो जाएगा। यही पॉइंट बच्चे पॉजिटिव व्यू को शो करती है कि हमारे देश में सभी लोगों का बच्चे सोशल और इकोनॉमिकल स्थिति अलग अलग है भाई, हमारी अलग है और आपकी
क्या है अलग, अगर आप बहुत कमजोर हो तो हम तुम्हें बच्चे कुछ ऐसा छूट दे दें जिसका लाभ लेकर आप हमारे बराबर आ जाओ। ऐसी में बच्चे हम लोग अगले लेक्चर में बच्चे बात करेंगे ना आरक्षण की बात करेंगे बच्चे कि आरक्षण क्या होता है, कैसे दिया गया, क्या क्या प्रोविजन किए गए। तो यहां पर विधियों के समान संरक्षण बच्चे जो था ये क्या है, सकारात्मक सोच है बच्चे। ठीक है, हो गया होगा उम्मीद है। तो आर्टिकल 14 मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहला विधि का शासन बताता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, और समानता की बात करता, लेकिन विभेद है, अपवाद थे, और यहां पर इन लोगों की जो कमजोर लोग हैं इनको कहां लाना है, बराबर। तो आर्टिकल 14 और 15 और 16 में बच्चे हम लोग थोड़ा सा आरक्षण की बात करेंगे। ठीक है, अभी बच्चे CEE मैंने बताया ना 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यही उल्लंघन कर रहा था बच्चे, आर्टिकल का फर्स्ट जो पार्ट मैंने बताया। तो मेरे ख्याल आर्टिकल 14 आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चे अगले आर्टिकल की तरफ, और वो आर्टिकल हमारा होगा बच्चे आर्टिकल 15 होगा। आर्टिकल 15 होगा, अनुच्छेद 15 होगा। जल्दी से आइए, अनुच्छेद 15 बच्चे सोशल की बात कर सकता है बच्चे, सोशल यानी कि सोशल इक्वलिटी की बात करता है बच्चे, सामाजिक समानता की बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है, यानी सोशल इक्वलिटी की बात करता है बच्चे। अरे भाई सोशल का मतलब सामाजिक होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, ऐसे बच्चे सारे लोग यहाँ पर न्योता होता खाने जाते हो ना गाँव में, देखिए सर अब तो सब सर क्या कहते हैं बफर सिस्टम हो गया, बफर स्टॉक बना लेते हैं हम लोग, एक ही प्लेट में सब कुछ डाल लेते हैं, जो काम पेट में होना चाहिए वो काम प्लेट में ही हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सर, मान लो आपका न्योता किसी ने लिया, इन्विटेशन दिया और आप उसके घर पहुँच गए, आप उसके घर भोजन करने पहुंचे, आप बैठे ही थे, बगल में ही एक व्यक्ति आया और वो आपको जानता था कि सर जी थोड़ा सा बच्चे ये क्या है, निचले तबके के लोग हैं, दुर्बल वर्ग के लोग हैं, तो उन्होंने कहा यहां से उठो, और उन्होंने आपको नीचे बैठा दिया। ये सोशल ही तो है सर, सामाजिक असमानता है, आज भी हमारे देश में चल रही है बच्चे। हालांकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इन प्रोविजनों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। तो किसकी इक्वलिटी की बात करता है ये, सामाजिक इक्वलिटी की बात करता है बच्चे। कि अब इसका ध्यान से देखना, आर्टिकल 15 का सब क्लास फर्स्ट ये कहता है कि भाई अपने देश में धर्म, रिलीजन, जाति, ठीक है बच्चे, नस्ल, क्लियर हो जाएगा, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद का निषेध का मतलब होता है बच्चे प्रोहिबिशन, मना करना, निषेध किया गया है। कौन सा आर्टिकल बच्चे, 15 का सब क्लास फर्स्ट कहता है कि भैया धर्म, जाति, नस्ल, जन्मस्थान, इन सभी के आधार पर क्या किया गया, निषेध। अरे भाई आप सरकारी रोड पर जा रहे हो, क्या सरकारी रोड पर इन आधारों पर विभेद है? नहीं है। लेकिन अब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है बेटा, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वो आदमी आपको रोक सकता है कि आप मेरे जमीन से मत निकलिए। लेकिन अगर वो बच्चे क्या है, सरकारी है, सार्वजनिक है, तो क्या आपको रोक लगा दिया जाएगा? भाई कुएं पर पानी भरना, सरकारी नल देखो गांव गांव में लगाए गए थे सर, किस लिए लगाए गए थे? समानता भाई, कि किसी के पास नल होगा और किसी के पास नल नहीं होगा, तो जिसके पास नल नहीं है उस व्यक्ति के लिए सरकार, पहले नल भी नहीं था तो कुएं खुदवाती थी बच्चे, रोड के किनारे गांव में एक सामूहिक कुआं हो गया जिससे सब लोग पानी, मूवियों में, पुरानी मूवियों में दिखाया करता है कि एक गांव होता है बच्चे, एक बच्चे क्या करते हैं, कुएं खुदवा दिए गए, उसी से सारे लोग अपने पानी की नीड को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो बच्चे जैसे भोजनालय हो गया, सरकारी रोड पर चलना, सार्वजनिक रोड हो गया, बच्चे मनोरंजन स्थल हो गया, क्लियर हो जाएगा। इन सब जगहों पर, तो धोबी घाट हो गया, कुएं हो गए, इन सब जगहों पर बेटा इसके आधार पर भारत देश में विभेद का निषेध किया गया है, यानी ऐसे बच्चे व्यक्तियों पर विभेद नहीं किया जाएगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा।
और आर्टिकल 15 का सब क्लॉज सेकंड कहता है कि राज्य भी इस आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य भी इस आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बच्चे विभेद कर सकते हैं लोग, ठीक है। जैसे अभी कोई दुर्बल वर्ग का लोग बच्चे उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ जाता है ना, तो उसको अपने ग्लास में पानी नहीं देते हैं सर जी। आज भी ये गांव में प्रथाएं चलित हैं बेटा, है ना। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई कोई कुआं है, सार्वजनिक है, तो आप सारे लोग किसी भी वर्ग का हो, फिर बच्चे विभेद नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल है बच्चे, मैं कह दूं भाई मैं गोरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, काले बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, तो रंग भेद हो गया सीधा सा। मैं कह दूं हिंदुओं को पढ़ाऊंगा, अन्य वर्ग को नहीं पढ़ाऊंगा, तब भी विभेद हो गया। मैं कहूं फैज बच्चे कि जहां का मैं रहने वाला हूं सिर्फ वहीं के बच्चों को पढ़ाऊंगा, अदर के बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, तब भी तो बच्चे जन्म स्थान के आधार पर विभेद हो गया। नस्लीय टिप्पणी कर दूं बच्चे, है ना, आजकल देख रहे हैं पॉलिटिशियंस हमारे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल 15 फर्स्ट कहता है सीधा सा निषेध, और राज्य के लिए प्रोविजन किया गया आर्टिकल 15 के सेकंड पॉइंट में। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चे, अपवाद भी हैं कुछ आर्टिकल हमारे, एक्सेप्शनल अपवाद हैं बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा, अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवाद में कहा गया विभेद किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है बच्चे, विभेद किया जा सकता है। अब विभेद कैसे करोगे भाई? अब अगर विभेद है तो आर्टिकल का सब क्लॉज थर्ड देखिए 15 का, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, महिलाओं के लिए क्या किया गया? विशेष प्रावधान किया गया है बच्चे। अब एक चीज बताओ यार, अभी मैंने आर्टिकल 15 के सब क्लॉज फर्स्ट में कहा कि लिंग के आधार पर विभेद का निषेध किया गया, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल अपवाद हैं। फॉर एग्जांपल लिया जाए, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज से थर्ड ये कहता है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। भैया अब विशेष प्रावधान में देखो, इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महिला आयोग है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, क्या है? महिला आयोग है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे, प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। तो ये तो लिंग के आधार पर ही तो है सर। क्या पुरुषों को भी बच्चे पुरुष आयोग कोई सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। फिर बच्चे ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे कोई पुलिस की वैकेंसी निकली, कोई पुलिस की वैकेंसी निकली बच्चे, तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की दौड़ ज्यादा होती है कि कम होती है? तो आपका रिजल्ट होगा सर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की दौड़ कम। लेकिन नौकरी तो बोथ है बच्चे लोगों के लिए, पुलिस की ही है। एक को ज्यादा भागना पड़ रहा है, एक को कम, एक की लंबाई ज्यादा, एक की लंबाई कम। तो कुछ बच्चे लोगों के लिए लिंग के आधार पर स्पेशल प्रोविजन किया गया है। फॉर एग्जांपल है अपवाद में आर्टिकल 15 का सब क्लॉज थर्ड ये कहता है कि महिलाओं के लिए भैया मैंने विशेष प्रावधान किया है। पुलिस में बच्चे अगर है तो इनकी दौड़ पुरुषों की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी बच्चे। और महिला आयोग का भी प्रावधान किया गया है। और प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे इन्हें क्या है? विशेषाधिकार दिया गया है। तो ये जो सोच है बच्चे, ये क्यों है अपवाद है? तो इसकी जो सोच है, अब बताओ इनको आगे करने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? क्योंकि हमारे देश में बच्चे, जो बच्चियां पढ़ लिख कर बढ़ जाएं, आज तो देख रहे हो सर बच्चियां आसमान तक पहुंचने लगी हैं। सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा, कल्पना चावला, ठीक है बच्चे, अवनी चतुर्वेदी, ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो आसमान को छू रही हैं बेटा। तो आप जितनी भी बच्चियां हैं ये लोग भी लगे रहो बच्चे। क्लियर हो जाएगा। हालांकि भारत देश में बच्चे बड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है, बच्चियों को बाहर नहीं भेजने देते। नहीं सर, सोच निगेटिव रखिए। इनको आगे करने की सोच है, तो ये जो सोच रखता है बच्चे, ये निगेटिव है कि सकारात्मक है? तो पॉजिटिव व्यू है, याद रखिएगा। इसीलिए सर ये विभेद कर दिया गया है, इसीलिए इसका कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। क्लियर हो जाएगा कि महिलाओं को भी आगे किया जाए, और इसका लाभ भरपूर ले रहे हैं बच्चे, और बच्चे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिएगा और जरूर बताइए कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
विभेद किया जा सकता है, बट उसकी सोच तार्किक होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए बच्चे, बोधगम्य होना चाहिए। और सोच क्या आ रही हो वहां से, पॉजिटिव सोच आ रही हो कि इससे कुछ लाभ ही होगा, कुछ व्यक्तियों को भी बच्चे लाभ होगा, इसीलिए सर ऐसे प्रोविजन किए गए। अब अपवाद ही है, अपवाद में ही है बच्चे आर्टिकल 15 का सब क्लास 4th। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, मद्रास यूनिवर्सिटी ने बच्चे कुछ दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण कहां से प्रारंभ हुआ, तो आप तुरंत रिजल्ट लगा देना, मद्रास से शुरू हुआ बच्चे। कहां से बच्चे, जब मद्रास के कॉलेजों में आरक्षण का प्रावधान किया गया बच्चे, तो तत्काल पहला संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बच्चे अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ। और आपको पता है फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ, 1951 में हुआ बच्चे। और यहां पर प्रावधान कर दिया गया सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को शैक्षणिक छूट, शैक्षणिक क्या दे दी गई बच्चे, छूट, शैक्षणिक छूट ओबीसी, एससी, एसटी। अगर बात किया जाए सबसे पहले शैक्षणिक छूट की बात किया जाए तो कहाँ के विश्वविद्यालय ने दिया था, तो कुछ केस बात करेंगे बच्चे। मैंने कहा था कि लास्ट में हम केस डिस्कस करेंगे, तो वहां पर बताएंगे केस कि कौन सा केस आया। बस आप इतना याद रखो, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत बच्चे 1951 में जो सामाजिक, क्योंकि मद्रास ने छूट दे दिया तो प्रोविजन तो था नहीं छूट देने का, तो फिर ये छूट का प्रावधान बना दिया गया 1951 में, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या थे, सीटों को रिजर्व करना शुरू कर दिया गया बच्चे। क्लियर। फिर यहां पर सर क्या हुआ, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बस इतना याद रखना कि सर यहीं पर एक बात होती है बच्चे, ओबीसी के लिए सारे बच्चे जानते होंगे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बच्चे। अब ये जो क्रीमी लेयर होते हैं और नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, जो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, और जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं बच्चे, नॉन क्रीमी होते हैं, इनको आरक्षण का लाभ मिलता है। ये प्रोविजन कर दिया गया बच्चे ओबीसी के लिए। अभी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में करंट में चल रहा है सर। जब से जर्नल को भी बच्चे कुछ छूट दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे गवर्नमेंट से कहा है कि पहले सारे के सारे एससी एसटी की जनगणना कराई जाए कि कितने बच्चे लोगों को एसटी में है शामिल किया गया है और कितने लोगों को एससी में शामिल किया गया है। और एससी एसटी में बेटा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार जल्द से जल्द, क्योंकि जैसे कोरोना समाप्त होगा गवर्नमेंट इस पर वर्क शुरू कर देगी, और बच्चे ये जल्द से जल्द कहा गया एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान कर देना चाहिए। यानी 8 लाख रुपए से ऊपर की जितनी भी, अब तो शायद 9 लाख कर दिया गया, देख लेना बच्चे 8 या 9 लाख है, 9 लाख ऊपर से ही आपकी प्रति ईयर इनकम है तो आप क्रीमी लेयर हो जाओगे और आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपकी इनकम 8-9 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आओगे, और जितना भी आरक्षण प्राप्त होगा 1990 में 27%, 1990 में डॉक्टर बच्चे बीपी सिंह ने, प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह ने बच्चे, क्लियर हो जाएगा, मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान किया था। यह भी हम लोग बात करेंगे बच्चे। तो कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाए। जिनको लाभ मिल चुका है अब उन्हें वो लाभ ना दिया जाए, किसी अन्य को दिया जाए बच्चे। ठीक है, और इस पर डिस्कस किया जा रहा है सर, जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कोई बच्चे रूल बनाया जाएगा। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, यानी 9 लाख रुपए की इनकम ऊपर है प्रति ईयर तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये अभी ओबीसी में है, और इसे आने वाले कल में एससी और एसटी को भी इसमें शामिल किए जाने का प्रावधान
किया गया है बच्चे। क्लियर? तो हमें आपको पता चल गया कि अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 भी कंप्लीट हो गया। अब सब क्लॉज 5 की बात कर लेते हैं बच्चे। अब अनुच्छेद सब क्लॉज 5 की अगर बात किया जाए बच्चे, तो 91वां संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन 2005 में आया। कब आया? 2005 में आया। और इसमें कहा गया बच्चे कि कोई भी अगर सरकारी कॉलेज है और कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, उसमें बच्चे सीटों का आरक्षण, रिजर्व सीटें कर दी गई ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए बच्चे। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जाति बेटा। एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति बच्चे, और एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति बेटा। नोट करो जल्दी से। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रिसेंट में आया बच्चे, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन थे, जर्नल वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईवीएस जर्नल वर्ग थे, उनको भी बच्चे 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, आया हुआ क्वेश्चन है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया, 2019 में जोड़ा गया। कौन सा वर्ग? सामान्य वर्ग। किसमें? ईवीएस, आर्थिक आधार पर। और कितने परसेंट की छूट दे दी गई? 10% की छूट दे दी गई। ये करंट का हो गया। आर्टिकल 15 आपका खत्म हुआ, 14 खत्म हो गया, 15 भी खत्म हो गया। अब बताओ यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। कोई डाउट हो मैसेज करो, जब तक अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं। नोट कर लो भैया इसे। ठीक है, इतनी बात बताओ समझ में आ गई भैया कि नहीं आई? और इसको 2-3 बार पढ़िएगा ज़रूर, तभी समझ में आएगी बच्चे। लेवल मैंने इस बार बढ़ा दिया है, एसआई लेवल का है। जितने भी एसआई वाले बच्चे अच्छे से मेंटेन कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम एसआई में बहुत सारे बच्चे जीएस में ही समझ जाओ आगे। कुछ लोग जीएस को बड़े हल्के में ले रहे हैं। अभी देखिए बीओ का पेपर हुआ था, लेवल का पेपर आया था बच्चे, और पॉलिटी के भी करीब 15-16 क्वेश्चन थे, 14-15 क्वेश्चन करीब थे बेटा। ठीक है, मेंटेन करो। कोई भी एग्जाम होगा पॉलिटी के क्वेश्चन आपको दिखेंगे ज़रूर बच्चे। ठीक है, और लेवल करा दे रहा हूँ बच्चे इस बार कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना रह जाए। और प्रैक्टिस करिए बच्चे ज़बरदस्त, है ना। और जैसे ही बच्चे सिस्टम सही हो जाएगा तो शाम का बच्चे जो 8-9 बजे तक एक टाइम रखेंगे बच्चे, रात में तो क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। तो हम मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम यार तुम लोग भी तो थोड़ी मेहनत कर लो बच्चे। ठीक है, और ये बच्चे होना चाहिए कि जीएस, देखिए जब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि अब बच्चे मैं देख रहा हूँ मार्केट में नए नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना सर, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हल करना है ना सर, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और अच्छे लेवल पर आपकी स्टडी होनी चाहिए बेटा, तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा, अन्यथा रह जाओगे। ठीक है, चलो आर्टिकल 15 भी खत्म हुआ। एक आर्टिकल और जल्दी से फिनिश करते हैं, आर्टिकल 16। सारे बच्चे जानते हैं कि आर्टिकल 16 ये कहता है लोक अवसरों में समानता। आर्टिकल 16 ये कहता है बच्चे लोक अवसरों में समानता बच्चे। ठीक है, तो लिख देना नियुक्ति, नियुक्ति की भी बात कर लेंगे इसी में, व सेवाओं लोक अवसरों में समानता की बात करता है आर्टिकल 16 बेटा। लोक अवसरों में समानता की बात करता है बच्चे, या लोक नियोजन में, अवसर की जगह नियोजन कर लो, नहीं कंफ्यूज रहोगे आप लोग। लोक नियोजन की समानता करता है बच्चे, इसका लिख लीजिएगा जल्दी से। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज कहता है अवसर में सबको एक समान अवसरता रहेगा बच्चे। अवसर में समानता की बात करता है।
अवसर में समानता की बात करता है। और अगर अवसर की बात होगी तो बताओ प्राइवेट क्षेत्र में होगा कि सरकारी क्षेत्र में? जरा सोच के आंसर दो। ये बच्चे जो अवसर की समानता की बात की गई है, ये बताओ सरकारी यानी गवर्नमेंट सेक्टर में होगा कि प्राइवेट सेक्टर में होगा? जल्दी से। तो यहां लिख दीजिएगा गवर्नमेंट सेक्टर। कौन से क्षेत्र में? सरकारी क्षेत्र में। प्राइवेट क्षेत्र वाले अपना रूल रेगुलेशन स्वयं बनाते हैं बच्चे, ठीक है। और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज सेकंड कहता है अवसरों में भेदभाव हो कि ना हो, तो आपका रिजल्ट होगा ना हो। आधार क्या होगा? तो जाति के आधार पर भेदभाव ना करो भाई, ठीक है। लिंग के आधार पर भेदभाव ना करो, जन्म स्थान के आधार पर। यानी कि जो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज फर्स्ट है वही सारा लागू होता है आर्टिकल 16 के सब क्लॉज सेकंड में। यहां पर सिर्फ बात की गई है किसकी बेटा? अवसर की, और वहां पर सारे स्थान की बात की गई थी। तो इन आधार पर भाई अवसरों में भेदभाव ना हो। कि एसएससी की वैकेंसी निकली तो उसने कहा कि हम यूपी वालों के लिए वैकेंसी देंगे, अन्य राज्यों के लिए नहीं देंगे। फिर वो कहे हम गोरे बच्चों को लेंगे, काले बच्चों से हमें लेना देना नहीं है। मैं 7 फुट के ऊपर वाले बच्चों को शामिल करूंगा, 5 फुट नीचे वालों को शामिल नहीं करूंगा। इस सब आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 16 का सब क्लॉज सेकंड कहता है बच्चे। लेकिन जैसे आर्टिकल 15 में बेटा अपवाद था, वैसे कुछ अपवाद भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी अपवाद की बात कर लो जल्दी से, आर्टिकल खत्म हो जाए। अपवाद की अगर बात करो सर, यहां पर कुछ अपवाद हैं। अपवाद में लिख सकते हो भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन ये किया जा सकता है किसके आधार पर? तो आपका रिजल्ट होगा गवर्नमेंट के आधार पर किया जा सकता है, गवर्नमेंट। तो सब क्लास सेकंड तक हो गया था। तो सब क्लास बच्चे 16 का थर्ड ये कहता है कि भेदभाव मैं कर सकता हूं किसके आधार पर? निवास के आधार पर। लेकिन ये डिसाइड करेगा हमारा गवर्नमेंट, निवास के आधार पर। क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 ये कहता है बच्चे, यहां पर याद रखना, यहां लिख देना आगे सरकार, लिख देना बच्चे। इसका निर्धारण कौन करेगा? सरकार, हमारी गवर्नमेंट करेगी बच्चे, ठीक है। अब सब क्लॉज 4 ये कहता है जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर बच्चे। अब जाति के आधार पर यहां पर एक रिजल्ट बढ़ाने को ध्यान से सुनो बच्चे। अभी मैंने कहा एक आयोग थी मंडल आयोग, और मंडल आयोग ने सिफारिश किया। मंडल आयोग ने क्या किया? सिफारिश किया। कौन से सन में किया? 1990 में। और 1990 में प्राइम मिनिस्टर थे बच्चे बीपी सिंह। कौन था बेटा? बीपी सिंह। और बीपी सिंह ने जाति के आधार पर बच्चे ओबीसी को, अदर बैकवर्ड कास्ट को कितने परसेंट का? 27% का बच्चे जाति के आधार पर क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया बच्चे। जाति के आधार पर क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया। तो यहां आधार क्या बना? जाति बना। हमने अभी कहा था कि अवसर में जो बच्चे सब क्लॉज सेकंड में कहा था कि अवसरों में भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अपवाद में आर्टिकल बच्चे 16 का सब क्लॉज 4 ये कहा कि सर भेदभाव किया जा सकता है, और ऐसा किया भी गया है। अभी देखो बच्चे जर्नल कोटा भी आ गया, आया कि नहीं आया? इसी में वो भी बात कर लेते हैं बच्चे। वहां पर 15 का 6 पॉइंट था, यहां पर भी सेम वही उतर आएगा बच्चे। तो जाति के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया। इसको 2 भागों में बांटा गया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। बेटा कितने परसेंट? 27। किसने ये प्रावधान किया? बीपी सिंह ने किया। कौन से सन में किया? 1990 में किया। किसकी आयोग पर सिफारिश पर? तो आप लोग रिजल्ट लगाओगे सर मंडल आयोग की सिफारिश पर भेदभाव किया उन्होंने। क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। ये भी बच्चे सोच अगर देखा जाए तो सकारात्मक है।
भाई पिछड़े वर्ग के लोग जो थे उनका आर्थिक सामाजिक स्तर थोड़ा सा अन्य व्यक्तियों के सामने क्या था, कमजोर था, तो उन्हें रिजर्व कर दिया गया कि आप लोग क्या लाओ, समानता लाओ बच्चे। तो यहाँ की जो व्यू है बच्चे वो गवर्नमेंट की नज़र से पॉजिटिव व्यू है कि निगेटिव व्यू है, पॉजिटिव। लेकिन बच्चे चलो फील ठीक है, सही है, अच्छा है, ठीक है। अगला बच्चे बढ़े तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दो इसमें और सब क्लॉज बचा है, 4 हो गया। सब क्लॉज 5 16 का सब क्लॉज 5 ये कहता है धर्म के आधार पर भी विभेद हो सकता है। धर्म के आधार पर भी क्या हो सकता है, विभेद हो सकता है। यहां पर एक जल्दी से एग्जांपल ले लो, जैसे बच्चे कोई हिंदू टेंपल है, हिंदू मंदिर है, तो वहां पर जो बच्चे पुजारी होगा, जो पुजारी होगा वो बच्चे कौन से धर्म का होगा, हिंदू धर्म का होगा। तो यहां पर बच्चे बात किसकी कर ली गई, धर्म के आधार पर है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है बच्चे कि हिंदू टेंपल में पुजारी कैसे धर्म के होंगे, हिंदू टेंपल है तो हिंदू धर्म के ही होंगे बच्चे। क्लियर। एक और बचा 16 का सब क्लॉज 6 बच्चे, वही 103 कब आया, 2019 10% आरक्षण किसको, सामान्य वर्ग, आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब जो बच्चे आर्टिकल 16 का 4th था उसमें 2 नए आर्टिकल और जोड़े गए हैं, तो उसको भी फिनिश कर देते हैं, आप लोग जान जाइएगा। अभी आप लोगों ने पदोन्नति का नाम सुना होगा बच्चे, कि जो बच्चे जाति के आधार पर, जैसे मैं पुलिस हो जाऊं सर और एसआई बन जाऊं, दरोगा बन जाऊं, तो हमें बच्चे जाति के आधार पर बच्चे पदोन्नति भी मिलती रहती है, हमारे पद को बढ़ाया जा सकता है बच्चे। तो इस पर एक लोचा चल रहा है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा बच्चे आर्टिकल 16 के सब क्लास 4 का ये पॉइंट ऐसे लिखिएगा, आर्टिकल 16(4) सब क्लास ए एक बच्चे आया, तो इसको लिख दीजिएगा 17th संविधान संशोधन, और ये 1955 में आया था। देख लेना 1995 होगा, 55 नहीं, ठीक है। SC ST पदोन्नति की बात की गई है। पदोन्नति किसकी बात की गई है बच्चे, पदोन्नति की बात की गई है। और इस बार बच्चे 2018 में हो गया कि पदोन्नति तब की जाए जब उस वर्ग का, इस वर्ग का उस बच्चे एरिया में कह सकते हो, उस ऑफिस में या उस क्षेत्र में बेटा पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तब, पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तब, ना हो तब। क्योंकि अभी एक बच्चे मैं केस सुनाऊंगा, अभी उत्तराखंड सरकार ने बच्चे SC ST को पदोन्नति देने से मना कर दिया था। ये बहुत बड़ा बवाला काटा गया बच्चे उत्तराखंड में, और ये उत्तराखंड का बच्चे लेकर लोग कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट, कि हमारे मौलिक अधिकार का ये उल्लंघन हो रहा है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी पलटकर कहा कि पदोन्नति जो है वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करता है, और पदोन्नति देना राज्य गवर्नमेंट के ऊपर है। और बच्चे राज्य सरकार तब पदोन्नति दे जब उस क्षेत्र में आपका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो बच्चे। क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस पर बहुत बवाला काटा गया, लेकिन बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने इसे फंडामेंटल राइट्स में शामिल करने से क्या कर दिया, मना कर दिया बच्चे। क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति फिर कहेगा सर मुझे जाति के आधार पर पदोन्नति दे दीजिए, पद मिल जाते हैं बच्चे, कुछ कर नहीं पाते हैं। क्लियर हो जाएगा। शासन व्यवस्था की दुर्दशा आप लोग देखते हैं बच्चे, वो चाहे किसी भी वर्ग का अधिकारी हो बेटा, इस समय फंसते हुए नजर आ रहे हैं सर। क्लियर। और आप देख रहे हैं शासन व्यवस्था क्या है हमारे देश का, है ना बच्चे। इंटेलिजेंसी होनी चाहिए बच्चे। एक अच्छा
डॉक्टर तभी बन सकता है जब उसके अंदर असीम ज्ञान हो बच्चे, मेडिकल से संबंधित। पता लगा सर हम डॉक्टर तो बन जा रहे हैं, पदों पर बैठ जा रहे हैं बच्चे, लेकिन अपनी चीजों को हम कर नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो इससे देश की सुरक्षा को ही खतरा होता है बेटा। क्लियर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने इसे नहीं माना था। अभी एक और यहां पर पॉइंट बता देते हैं बच्चे, बैकलॉग का नाम सुना होगा। बैकलॉग की जो वैकेंसी होती है सर, ओबीसी एससी एसटी के लिए होती है, क्योंकि बच्चे कहा गया है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन बैकलॉग वैकेंसी में बेटा आरक्षण 50% का कोई रूल लागू नहीं है। अगर ये वैकेंसी बैकलॉग की होती है, क्लियर हो जाएगा, तो दिखा लेता पेपर में, कभी कभी आपने पढ़ा होगा बैकलॉग, है ना, तो बैकलॉग की वैकेंसी होगी, उसमें बच्चे 50% का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और मान लो अगर 100 सीटें बैकलॉग की आई और 100 सीटों में बेटा 40 सीटें फिल हो गई या 70 सीटें फुल हो गई बच्चे, फिल हो गई, क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये 60 सीटें फुल हो गई तो बच कितनी रही हैं, 40। तो जो नई वैकेंसी बैकलॉग की आएगी बेटा, उस नई वैकेंसी में अगर 70 सीटें होंगी तो 70 वो और इधर 40 बच गई, तो 70 + 40 दोनों को एक साथ निकाल दिया जाएगा, यानी कि वो सीटें फिर कितनी हो जाएंगी, 110। हालांकि बैकलॉग सीटें जो खाली रह जाती हैं उन्हें भरना है बच्चे, तो इसके लिए सिर्फ 2 वर्ष का ही समय दिया गया। तो जल्दी से यहां पर एक और लिख लो, बस खत्म ये आर्टिकल बेटा। यहां पर आर्टिकल जो बच्चे 16 का 4th है, इसका सब क्लास बी 21वां संविधान संशोधन 2000 में आया, बैकलॉग के लिए था बच्चे। ओबीसी एसटी एससी 50% का कोई प्रावधान नहीं, 50% का कोई प्रावधान नहीं। एक पॉइंट बढ़ा लो, सीटें खाली रहती हैं तो अगली वैकेंसी में शामिल होती हैं, अगली वैकेंसी में शामिल होती हैं। कितने वर्ष तक बच्चे, 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष के अंदर नई वैकेंसी आ गई बच्चे, तो पिछली वैकेंसी की जो सीटें बची होंगी वो बैकलॉग की वैकेंसी को उसमें क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 16 कंप्लीट हुआ बेटा। क्लियर। अब एक चीज बताओ, ईमानदारी से बताएंगे सारे बच्चे, चीजें समझ में आई कि नहीं आई। फिर से पढ़िएगा, फिर से वीडियो देख लीजिएगा बच्चे, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे 2 बार कम से कम देखिएगा। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा स्टैंडर्ड फंडामेंटल राइट्स होगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं यहां पर। और एक बार चीजें समझ में आ गई बच्चे तो फिर आपका करंट्स भी ऐड कर दिया, ठीक है। चलो देख लो बच्चे, ये 2000 होगा सर, ये 2000 होगा, 2008 लिख गया। 81वां संविधान संशोधन 2000 होगा, 81वां संविधान संशोधन 2000 होगा। इतनी बात मुझे समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है बच्चे। क्लियर। तो चलो आज के लिए बस इतना ही बेटा, क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहो बच्चे, ठीक है। और जल्दी ही बच्चे मैं एक स्पेशल बैच जल्दी ही लाने वाला हूं, क्वेश्चन आवर का भी। और कुछ बच्चों का बच्चे रिक्वेस्ट है कि सर आप क्या कहते हैं ज्योग्राफी का भी बैच शुरू करिए। तो कुछ बच्चे जो मेजर ज्योग्राफी के पॉइंट से जहां से नंबर आप क्वेश्चन बल्क में निकलते हैं, तो वो ज्योग्राफी के बच्चे टर्म्स कराना शुरू कर दूंगा बहुत जल्दी ही बच्चे। एक और बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब तक खाली हैं बच्चे, जब तक फ्री हैं, तब तक आप लोग इसका लाभ लेते रहो बच्चे, ठीक है। उम्मीद है सारे बच्चे ज्ञानदायिनी वाले अच्छे होंगे, ठीक है। और जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हमें जानते हैं वो भी उम्मीद है सब अच्छे होंगे। बस तुम लोग ऐसे पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो बच्चे, ठीक है। और चलो ठीक है, चले बच्चे फिर बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय।